हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, अच्छे कमेंट भी दे रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचने वाली है। आपका अध्याय नंबर 10वां काफ़ी समय से जो है वो शुरू हो चुका है, इसकी वीडियो नंबर 4 आप तक जो पहुंचने वाली है। लेकिन क्या आपने वीडियो नंबर 3 को ध्यान से सुना था? उसके संदर्भ में 5 क्वेश्चन मैं जल्दी रखने वाला हूं आपके सामने। आपने बताना है कि सही है गलत। 5 स्टेटमेंट आपके सामने आने वाली है। पहली स्टेटमेंट ये रही, 1901 ईस्वी में इंग्लैंड की जनसंख्या 5 करोड़ हो गई थी। याद कीजिए, 1901 ईस्वी में इंग्लैंड की जनसंख्या क्या 5 करोड़ हो गई थी? गलत है, यहाँ 4 करोड़ होना चाहिए, तो ये गलत स्टेटमेंट। दूसरा, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज दो वर्गों में विभाजित हुआ, पूंजीपति और मजदूर वर्ग। सही है गलत? कई बार रिपीट किया, बिल्कुल सही है। पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग ये दो डिवाइड हो गया और मध्यम वर्ग पूरी तरह से समाप्त हो गया। तीसरी स्टेटमेंट ये रही, औद्योगिक क्रांति के कारण राष्ट्रीय एकता को झटका लगा। राष्ट्रीय एकता भंग हुई या फिर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला? ये सही है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला, ना कि झटका लगा, तो ये गलत स्टेटमेंट हुई। फिर चौथा आता है, इससे सामाजिक बंधन ढीले हुए। सामाजिक बंधन ढीले होने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर जो है कोई पकड़ नहीं रही। घर में मुखिया होगा, उसका कहना माना जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा, सभी अपने अपने नौकरी करने लगे। ये हुआ, तो क्या मतलब हुआ इसका? बिल्कुल सही है। और पांचवा क्या हुआ, औद्योगिकरण के कारण मजदूरों को वेतन में वृद्धि हो गई, वेतन मिलने लगा, अधिक वेतन मिलने लगा, वृद्धि हुई। सही है गलत? अरे बिल्कुल गलत, क्योंकि इसके कारण अब क्या था, जो वेतन था वो कम मिलने लगा और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो शुरू हो गई थी औद्योगिकरण के कारण। ठीक है, परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और इस प्रकार से ये सारा हम पढ़ चुके थे प्रभावों के जरिए। अब बात कर लेते हैं, आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। विरोध आंदोलन, प्रोटेस्ट, कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी थे और बुरे प्रभाव थे, ज़्यादातर बुरे प्रभाव हो गए। और अब उनके लिए जो है वो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, प्रोटेस्ट शुरू हुए। क्या क्या वो मूवमेंट थे, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से, आज का विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ध्यान से सुनना। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले विरोध आंदोलन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वहाँ कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा पशुओं से बदतर हो गई थी। हमने पढ़ा ना, उनके परिणाम या प्रभाव हमने पढ़े थे। तो स्त्रियों और बच्चों को तो जिस दशा में रखा गया था, उसे सुनकर तो व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या काम लिया जाता था, स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार किया जाता था, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। और इंग्लैंड का जो फ्रांस के साथ लगातार संघर्ष चल रहा था, याद होगा ना आपको, 1793 से लेकर 1815 ईस्वी तक नेपोलियन के साथ फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन, उसने जो है यूरोप में युद्ध छिड़ा हुआ था सभी देशों के खिलाफ। तो इस प्रकार से उसको हरा पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इंग्लैंड ने काफ़ी दीर्घकालीन जो युद्ध उसके साथ लड़ा, 1793 से लेकर 1815 ईस्वी तक, बहुत लंबा, लगभग जो है 15 और 7 22 वर्ष तक जो युद्ध चलता रहा। तो इस 22 वर्ष तक युद्ध चलाना जो है वो ऐसा सहज कार्य नहीं था, उसके लिए पैसा चाहिए, धन, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसलिए जो है किसके कारण हुआ था संभव? औद्योगिकरण के कारण। तो इस प्रकार इंग्लैंड यूरोप के मध्य चलने वाला जो व्यापार था वो छिन्न भिन्न हो गया। युद्ध चल रहा है तो कहाँ से व्यापार होगा? तो इसलिए जो यूरोपीय देशों के साथ उसका जो व्यापार था वो छिन्न भिन्न हो गया था। इसके कारण क्या था कि मांग घट गई थी, और मांग घटने के कारण क्या हुआ, कई जो उद्योग थे वो बंद हो गए थे। उद्योग जो है बंद हो गए थे। इसके क्या था? बेरोजगारी। अब उद्योग बंद होना मतलब बेरोजगारी बढ़ गई, और रोटी, मांस और अन्य आवश्यक जो खाद्य पदार्थ थे उनकी कीमतें जो है आसमान को छूने लगी थी, क्योंकि ना ही हम किसी से खरीद सकते थे और ना ही बेच सकते थे। बेचने की बात जरूर है, दूर की बात है, लेकिन खरीदने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि हर एक यूरोपीय देश जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता था। तो जब जो है आयात या निर्यात पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो अब जो खाद्य पदार्थ जो थी उनकी कीमतें, क्योंकि अपने देश में जो उगता था वो कम, मतलब उगता था, कृषि योग्य भूमि कम थी, तो इसलिए जो भी रॉ मटेरियल था वो कम था, खाने की वस्तु कम थी। तो इसलिए जो कम होने के कारण मांग तो उतनी ही था ना, ज़्यादा खाने वाले थे, तो इस प्रकार क्या था, जो कीमतें थी वो आसमान को छूने लगी थी। परिणाम स्वरूप मजदूरों का जीवन जो था वो दूभर हो गया। अमीर आदमी तो खा लेगा भाई, जिसके पास पैसा है वो ऊंची कीमतों पे भी अनाज खरीद लेगा, लेकिन जो मजदूर वर्ग था जिसके पास लिमिट था पैसा, एक तो पहले ही औद्योगिकरण के कारण क्या था, उसकी छोटी जो है वो इनकम हो गई थी।
तो उनका जो जीवन था सबसे ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था, और वह 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के इस नारे से बहुत प्रभावित हुआ। नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये उन्होंने नारा दिया था। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1790 ईस्वी में, उनका मुख्य ये नारा था कि स्वतंत्रता, आज़ादी मिलनी चाहिए, समानता, बराबरी का अधिकार होना चाहिए, एक ही देश में एक ही हम हैं, अमीर गरीबी नहीं, समानता का अधिकार चाहिए हम, और भ्रातृत्व का भाव, एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है भ्रातृत्व होना चाहिए, ना कि एक मालिक और एक नौकर की तरह भी बिहेवियर है वो खत्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये फ्रांसीसी क्रांति में गूंजा था नारा, तो उसी को ही जो है इंग्लैंड में दोहराया गया इन लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा। अतः वे अन्य मांगों के अतिरिक्त मताधिकार, ये मांगे तो रहेगी 3 चीज़ें, लेकिन इसके अलावा मताधिकार प्राप्त करने के लिए भी आंदोलन शुरू हो गया कि हमें मत देने का अधिकार होना। ये नहीं कि केवल अमीरों को ही मत देने का अधिकार हो, हमें भी जो है मत देने का अधिकार हो, हम भी जो है भागीदार बने सरकार में अपना मत देकर। तो ब्रिटेन की सरकार मजदूरों के लिए किसी भी प्रकार का आंदोलन को सहन करने की तैयारी में नहीं थी, बिल्कुल भी सहन नहीं था। क्यों भाई? इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ब्रिटेन के जो अधिकतर जो संसद में जो निर्वाचित करके गए हुए थे, उनमें से अधिकतर लोग कैसे थे? या तो बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक थे, या बड़े उद्योग उनके पास थे, तो इस प्रकार से, या व्यापार में उनका पैसा लगा हुआ था, तो एक व्यापारिक लोग वो थे। तो वो अपने मुनाफे में शेयर नहीं करना चाहते थे। जो मुनाफा उनको हो रहा था, अत्यधिक मुनाफा हो रहा था, उससे वो इन मजदूरों में बांटने के बिल्कुल भी हक में नहीं थे। तो इसलिए लोगों ने क्या किया? इन मजदूरों ने आवाज़ को बुलंद किया, और उसके कहा गया विरोधाभास या विरोध आंदोलन। क्लियर हो गया? इसकी भूमिका ये रही। अब बात कर लेते हैं एक एक करके कि आंदोलन उस समय क्या हुए। पहला था जुड़वा अधिनियम। कई बार आता है कि बताएं जुड़वा अधिनियम क्या था। 1799 से लेकर 1800 के बीच के मध्य में 2 नियम जो है पारित किए गए थे संसद के द्वारा। याद रखना, संसद के द्वारा 2 नियम पारित किए गए, जिन्हें कहा गया जुड़वा अधिनियम। हो गया जी, 2 नियम बराबर समय में, इसलिए इनको जुड़वा अधिनियम के नाम से कहा गया। और इस नियम के अनुसार क्या था कि जो ट्रेड यूनियन था उनके ऊपर प्रतिबंध। ट्रेड यूनियन क्या होता है? कि मजदूरों का संघ बनाना, कि उस संघ के जरिए अपनी समस्या जो है सरकार तक पहुंचाना। अब संघ ही नहीं होगा तो क्या समस्या बताई जाएंगी? तो ट्रेड यूनियन को बंद कर दिया गया जुड़वा अधिनियम के कारण। याद रखना, तो इसमें ये चीज़ें थी। इसके तहत अब मजदूर किसी भी प्रकार का आंदोलन, जनसभाएं नहीं कर सकते थे, ना 50 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हो सकते थे। ये वैसे ही तरह से भारतवर्ष में जो 1919 में रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था पंजाब में, और वहाँ पर किसी को भी जो है व्यक्तियों को 4 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं थी, है ना। तो वही यहाँ पर हुआ जिसे कहा गया जुड़वा अधिनियम। नियमों का उल्लंघन करने वालों को जो है कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। कोई भी इसको नहीं मानेगा, अवज्ञा करेगा, कठोर दंड दिया जाएगा। 1800 लेकिन ये संघर्ष था, ये लगातार चलते गए, मजदूर इकट्ठे होते गए, और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ जो है इन हालातों को सहते हुए जो है सरकार के विरुद्ध आंदोलन जारी रखा, और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। कब? 1824 ईस्वी में सरकार ने जुड़वा अधिनियम को रद्द कर दिया और मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार कर दिया गया। तो याद रखना, ट्रेड यूनियन का किससे संबंध था? जुड़वा अधिनियम से। हो गया जी। अब आता है दूसरा, वो है अनाज कानून। अनाज कानून नाम से पता लग जाता ना। 1815 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने संसद में एक अनाज कानून जो है वो पारित किया गया। जैसे कि भारत में भी चल रहा है ना आजकल, एक जो है कृषि से संबंधित जो है किसान आया जो कानून बनाए गए, उसके अधीन आजकल प्रोटेस्ट चला हुआ है। ठीक उसी प्रकार जो 1855 ईस्वी में जो है अनाज कानून क्या थे उसके संदर्भ में जान लीजिए। ब्रिटेन में अनाज जो है कानून जो है पारित किया गया, लेकिन पहले ये देख लेते कि क्या था। परिस्थिति ये थी कि अनाज की जो कीमत में ये मान लिया गया कि एक अधिकृत स्तर पर जब वो वृद्धि नहीं हो पाती है, तब तक दूसरे देश से अनाज नहीं खरीदा जाएगा। अगर इस तरह से मान लीजिए कि भाई मैंने कहा था ना कि जो मुनाफा कमाने चाहते हैं, वहाँ के जो सांसद है या जो व्यापारी वर्ग था, वो अधिक से अधिक मुनाफा चाहते थे। तो भाई क्योंकि उनके पास जमींदार थे, वो बड़े जमींदार, बड़े मालिक हुआ करते, जो बड़ी बड़ी जमीनों के जागीरदार हुआ करते थे। बाड़ाबंदी जो बाड़ापत्ती के तहत क्या था, उनको बड़ी बड़ी जागीरें मिली हुई थी। अब भाई अनाज अगर सस्ता जाए तो घाटा किसको होगा? इन लोगों का होगा, है ना। घाटा होगा तो इन लोगों का होगा, तो इसलिए वो घाटा नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या क्या चालाकी खेली कि भाई हम बाहर से अनाज तब तक नहीं मंगवाएंगे जब तक जो उनकी जो कीमत है, मान लीजिए कि 100 रुपये कीमत, मान लीजिए 1 किलो अनाज की जो कीमत है 100 रुपये, भाई इतना अगर मुनाफा हमें होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा था, ये बहुत ज़्यादा था कि मतलब मुनाफा उन्होंने रख लिया कि इतनी कीमत, इस कीमत से 100 से ज़्यादा अगर अनाज की कीमत हो जाएगी प्रति किलो, तो फिर हम जो बाहर से मंगवाएंगे, और अन्यथा नहीं मंगवाएंगे। भाई ठीक है, मुनाफा इन लोगों का हो, लेकिन जो गरीब आदमी था जिसकी इनकम ही बहुत कम थी, वो 100 रुपये भी कहाँ से लेकर आएगा?
तो ये जो अनाज नियम जो बनाया गया था 1815 इसमें किसके, कि हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें, ये पूंजीपति वर्ग था उसके हित में था। क्लियर हो गया ना, कि इससे क्या हुआ कि अब अनाज बाहर से नहीं मंगवाया गया, यहाँ पर जो है अनाज जितना कर है, अब मांग अधिक है, लोग खाने वाले अधिक हैं, तो मांग बढ़ी और इसके कारण जो कीमतें थी वो भी बढ़ गई। अब गरीब आदमी को खाना तो मुश्किल हो गया ना, मजदूर आदमी कैसे अपना जीवन जो है उसको चला सकता, तो उसके लिए आसान नहीं था। तो इसलिए जो है अंततः क्या हुआ, अनाज कानून को पर लगे जो प्रतिबंध थे, देखिए ये क्या हुआ, मजदूरों का जो जीवन था वो बहुत ही दुभर हो गया था। अतः वे अनाज कानून पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग जो है वो करने लगे थे। और अधिकांश सांसद जो थे वो भूस्वामी थे, जिसकी मैं बात कर सका, भूमि के मालिक थे, इसलिए वो भाई अनाज कानून का समर्थन करते थे कि भाई सही है, जो हमने कानून जो पास किया वो बिल्कुल सही है, हित में है, जैसे यहाँ भी बताया जाता है कि हित में है ना, लेकिन ये उनको मालूम है कि वो हित में है कि अहित में, तो भाई ये मजदूरों के हित में बिल्कुल भी नहीं था। तो मजदूर जो है विवश होकर क्या किया, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया 1839 ईस्वी में, याद रखना 1839 ईस्वी में और 1815, 2 डेट्स हैं। तो अनाज कानून के विरोध में उन्होंने जो है एक बड़ा जुलूस निकाला और इसके जो 2 प्रमुख जो मैनचेस्टर में, याद रखना मैनचेस्टर में जो शहर में इन्होंने जो है वो बड़ा विरोध आंदोलन किया। और ये जो लीग थी, जो लीग अनाज कानून विरोध जो लीग बनाई गई थी 1839 ईस्वी में, इसके जो प्रमुख सदस्य थे उनके नाम थे रिचर्ड्स काब्डन और जॉन ब्राइट, ये 2 प्रमुख नेता थे। और इस लीग ने अनाज कानून रद्द किए जाने की अपनी मांग को जारी रखा और अंततः जब तक इनको नहीं मिला तब तक प्रधानमंत्री पिल ने फिर जाकर जो 1839 में शुरू किया गया आंदोलन लीग के द्वारा, जिसके नेता थे, याद कर लेना, रिचर्ड काब्डन और जॉन ब्राइट। और अंततः संघर्ष के पश्चात, लंबे संघर्ष के पश्चात जो है लगभग 6 वर्षों के पश्चात ही जो अनाज कानून थे उनको रद्द किया गया, उनकी घोषणा की गई। तो 6 वर्षों तक उन्होंने मजे लिए, 6 वर्ष तक उन्होंने डट के जो है मुनाफा कमाया। तो ये हर देशों में इसी तरह से हुआ। तभी मैं कहता हूं जब भी पढ़ें तो इसलिए पढ़ें कि हमें कम से कम पता होना चाहिए कि यूरोप में जो इंग्लैंड जिसने 250-300 वर्षों तक हमारे ऊपर राज किया, उसका इतिहास क्या है। तो ये इतिहास उनका रहा अनाज कानून 1815। फिर आता है बात, तीसरा वो है बाड़ा पद्धति, जिसकी बात मैं जो पहले भी कर चुका। बाड़ा पद्धति क्या थी कि 1770 ईस्वी के दशक में जो है ब्रिटेन में पारित किए गए जो बाड़ा पद्धति थी अथवा जो चकबंदी थी, उनके अधिनियम ने वहां के गरीब लोगों में घोर रोष जो उत्पन्न किया था। बाड़ा पद्धति क्या थी, कोई छोटे छोटे जो खेत थे ना, छोटे छोटे खेत थे, उनकी जो है ये जो मिंडे थी उनको तोड़ दिया गया और बड़े खेत बना दिए गए और उनके जो बाड़ लगा दिए गए, उनका कहा गया बाड़ा पद्धति। और ये जो खेत था अब छोटे छोटे किसानों की जगह किसे दे दिया गया, जमींदारों को दे दिया गया, है समझे, सामंतों को दे दिया गया। तो इस व्यवस्था को कहा गया था बाड़ा पद्धति। तो इससे क्या था, जो छोटे किसान थे वो क्या हो गए, उन जमीन लैसे हो गए, उनके पास जमीनें नहीं रही, काम करने के लिए कुछ नहीं रहा। तो वाध्य क्या हुए, शहरों की तरफ रुख किया और कहाँ करने लगे काम, जाके वो उद्योगों में काम करने लगे। ये स्थिति थी ब्रिटेन की, है ना। तो भाई इससे क्या था कि शक्तिशाली जमींदारों ने छोटे छोटे किसानों के फार्मों को अपने अपने बड़े फार्मों में मिला लिया और इससे छोटे किसान जो विनाशकारी प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़े उन्हें, छोटे किसानों को जिनके जमीनें छीन ली गई थी, उन्हें बहुत कम मुआवजा दिया गया, उसके बदले में उनको पैसे दिए गए, लेकिन जो मुआवजा था वो उतना नहीं था जितना उनको मिलना चाहिए था, बहुत कम दिया गया, एक्सप्लॉयटेशन की गई। दूसरा, बेरोजगारी, जो बेरोजगार हो गए थे उन लोगों को न्यूनतम वेतन के ऊपर, कम से कम वेतन के ऊपर जो कारखानों में काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उनको वो डेली वेजेस नहीं दी गई, रोज का जो उनका जो खर्च होता था जिंदगी चलाने के लिए उसका मिनिमम पार्ट भी नहीं दिया गया, कम पैसे जो दिए गए, इसलिए रोज का जो बेरोजगार का हो गए थे उनसे, क्योंकि भाई बेरोजगार क्या नहीं करता, वो तो सहमत हो गया क्योंकि अब उसके पास और चारा नहीं बचा था, खेत छीन लिए गए थे। तीसरा आता है, कारखानों में काम कर रहे लोगों ने वेतन वृद्धि की मांग की। अब जब उनका कम वेतन मिलने लगा तो मांग किया गया और उसका अस्वीकार कर दिया गया। क्यों भाई, क्योंकि वो मुनाफा कमाना चाहते थे। अंततः बुनकर जो थे, कपड़ा उद्योग के जो बुनकर थे, बनाने वाले थे, उन्होंने लंकाशायर, नॉटिंघम और डर्बीशायर, इन जगहों के ऊपर जो घोर प्रदर्शन उन्होंने किया सरकार के विरुद्ध। और जब सरकार ने नहीं माना तो अंततः उसने क्या किया कि थ्रेसिंग जो मशीनें हुआ करती थी, क्योंकि वो मानते थे ये जो थ्रेसिंग मशीनें थी इनसे जो बहुत सारे जो लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि मशीनों के द्वारा थ्रेसिंग होने लगी थी, तो भाई उनको जो है क्या किया गया, उनको तोड़ा गया, उन मशीनों को तोड़ा गया इसके आंदोलनकारियों के द्वारा। ये भी प्रभाव रहा, ठीक है। और चौथा क्या कि सरकार ने दमनकार नीति अपनाई और 9 दंगाइयों को फांसी की सजा सुनाई। उसी दिन की बात हम कर रहे हैं कि क्या किया गया, 9 दंगाइयों को फांसी की सजा दी गई और 450 ईस्वी को कैद करके ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। ये इस आंदोलन के तहत किया गया था। बाड़ा पद्धति के अधिनियम जो किसानों ने
विरोध प्रदर्शन किए, उनके ऊपर जो है इस प्रकार की कार्रवाई जो की गई थी। 9 दंगाइयों को फांसी की सजा दी गई और 450 को ऑस्ट्रेलिया भेज दी गई। ये हो गया बड़ा आपत्ति, क्लियर हो गया। अब आता है चौथा, लुडिज्म आंदोलन। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लुडिज्म आंदोलन बहुत बार पूछा जाता है। ये चला 1811 से लेकर 17 ईस्वी तक। 1811 से लेकर 1817 ईस्वी के बीच में ये आंदोलन चला, और ये जो आंदोलन चला ये कपड़ा मिलों में चला, जहाँ कपड़े जो है बनाए जाते हैं मिलों में। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किया था जनरल नेड लुड ने। याद रखना, जनरल नेड लुड ने इसका जो है, इस आंदोलन का जो है वो नेतृत्व किया था, इनका जो है नेता था। पहले तो मांगे देख लेते कि इन्होंने जब इस नेता के साथ मिलकर जो आंदोलन शुरू किया तो उनकी मांगे क्या थी। हर आंदोलन की मांगे होती थी। इन्होंने सरकार के विरुद्ध जो मांगे रखी उनमें से एक थी कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए। भाई न्यूनतम तो दी जाए। न्यूनतम मजदूरी कैसे फिक्स होती है कि एक आदमी को दिन में कितना चाहिए, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसको रहने के लिए, उसके खाने के लिए, उसके शिक्षा के लिए, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है वो मिनिमम जो है माना जाता कि कम से कम उसका एक दिन का वेतन इतना होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हमारा वेतन तो क्या था, उनको वेतन न्यूनतम से भी कम मिल रहा था, तो गरीबी कैसे हटेगी। तो इसलिए जो है क्या था कि जो न्यूनतम मजदूरी के लिए उन्होंने मांग रही है, कम से कम तो दो हमें, जितना हमारा जरूरत है उतना तो दो। तो एक मांग ये थी। दूसरा, स्त्रियों और बच्चों के काम करने के समय को कम किया जाए, 14 से 18 घंटे तक जो उनसे काम, छोटे छोटे बच्चों से, स्त्रियों से। भाई घर भी तो देखना है, बच्चे भी तो हैं, लेकिन मुनाफा कमाना भाई, इसलिए उनको ना स्त्रियाँ नज़र आ रही थी ना बच्चे नज़र आते थे। बताया ना क्या हालत थी। तो उन्हें खतरनाक मशीनों से काम करने के लिए भी ये कहा गया कि भाई वो खतरनाक मशीनों के ऊपर काम पे नहीं लगाई जाएंगी, ना स्त्रियाँ ना बच्चे। ये मांगे हैं उनकी। और तीसरा क्या था कि मजदूरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार हो, जो उनसे छीना गया था और काफ़ी लंबे समय संघर्ष के बाद ये मिला था। तो ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी मांगे। 3 मांगे थी, न्यूनतम मजदूरी, बच्चों को जो है कम समय और स्त्रियों से कम समय तक जो है काम करवाया जाए और खतरनाक मशीनों पर उन्हें लगा। तीसरा था ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार। तो ये लुडिज्म आंदोलन में भी ये जो है 3 मांगे रखी गई। बातें न मानने पर आंदोलनकारियों ने क्या किया, अब सूती और ऊनी वस्त्र की मिलों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। मशीनों को जो है वो इस तरह से तोड़ा मोड़ा गया और सरकार ने दमन की नीति अपनाई और 1813 ईस्वी में 14 लूढ़ीवादियों को फांसी पर चढ़ा दिया और अनेकों को बंदी बनाकर ऑस्ट्रेलिया में भेज दी गई। देखो ऑस्ट्रेलिया उस समय वो जगह थी जहां पर जो भी, चाहे भारत से कहीं दूसरी जगह से है, उन लोगों को जो ब्रिटिश सरकार के नियमों का पालन नहीं करते थे या उनके विरुद्ध चलते थे, उनको पकड़कर वहां पर जेल में डाल देते थे। समझ पाते, ये ऑस्ट्रेलिया बड़े पहले से ही रहा, तो इसलिए मानते हैं कि ये लोग वहीं ऑस्ट्रेलिया में रहकर बस गए। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जो लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल देखा होगा आपने उनका व्यवहार कैसे होता है, बिल्कुल मतलब गर्म स्वभाव के होते। तो ये मैक्सिमम उनमें जो है इस ऐसे लोग विस्थापित थे जिनको किसी न किसी सज़ा के तौर पर वहाँ रखा गया था, तो ये वहीं पर बस गए, ऐसा माना जाता है ना। ये इतिहास है ऑस्ट्रेलिया का। तो भी ऑस्ट्रेलिया भेज दिए गए। तो लुडिज्म आंदोलन जो था 1811 से 17 ईस्वी तक चला था। ये हो गया 5वां। अब बात कर लेते हैं 6ठा, वो है पिटरलू नरसंहार। बड़े ध्यान से सुनना, ये भी आता है पिटरलू नरसंहार। 1800 पिटरलू जो नरसंहार है ये लिखा है आपने 1819, तो 1819 ही है डेट। ये 2 बार मेरे से जो है गलती से लिखी गई है, 1819 ईस्वी ओनली लिखना आपने। औद्योगिकरण के परिणामस्वरूप जो है मजदूरों का जो जीवन था वो नरक समान हो गया था और 1618 घंटे तक हो प्रतिदिन उनसे जो काम लिया जाता था, जिसकी बात हम कर चुके हैं। और इसके बावजूद 16 से 18 घंटा मजदूरी करने के बावजूद भी उनको 2 वक्त का पेट भरनशीब खाना नहीं मिलता था। तो सोचिए आप, इतना काम करने के बावजूद भी 2 वक्त का भरपेट खाना ना मिले, तो आप सोच सकते हैं क्या उस समय व्यवहार हुआ होगा मजदूरों के साथ। गंदगी वस्तुओं में रहना, निवास करना, अर्धनंगन घूमना, वोट के अधिकार से वंचित होना, ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी उस समय। और 16 अगस्त 1819 ईस्वी में 80,000 लोग जो है मैनचेस्टर में सेंट पीटर्सबर्ग मैदान में शांतिपूर्ण एकत्रित हुए। शांतिपूर्ण, कोई ये वैसा ही था जैसे कि भारतवर्ष में भी 1919 ईस्वी में जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया, तो यहाँ पर कहाँ पर याद होगा आपको, यस, कहाँ की बात है, मैं कर रहा हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर की बात। तो भाई वहाँ पर भी लोग इकट्ठे हुए थे किसके, उस काले कानून के विरोध में। तो यहाँ पर भी जो पिटरलू नरसंहार वो इसी तरह का था, याद रखना इसके साथ ही कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से 80,000 लोग जो है मैनचेस्टर के सेंट पीटर्सबर्ग मैदान में जो एकत्रित हुए, उनके पास कोई हथियार नहीं थे, विरोधाभास के लिए खड़े हुए थे सिर्फ। और उनको दिशा अनाज कानून के विरुद्ध जो अपना विरोध करना था, जो की बात हम कर चुके हैं। अनाज कानून क्या बोलता है कि भाई
जब तक जो है मुनाफा हमारा चलता रहेगा, ये वैसे जैसे कि तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं, आजकल 100 रुपये हो गया, मुनाफा किसको जा रहा है? कंपनी को जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई मुनाफा कमाने के लिए जो है वो उन कीमतों को बढ़ाया गया, क्योंकि बाहर से नहीं मंगवाया गया अनाज नहीं मंगवाया गया, तो अनाज की कीमतें बढ़ गई। तो इनके विरोध में, क्योंकि भाई मजदूरों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलेगा उस डेली वेज में जो उनको पैसा मिलता था, तो क्या करेगा? वो हड़ताल ही करेगा, उसके पास बचता क्या है? वोट देने का अधिकार उनके पास नहीं था, ट्रेड यूनियन वो नहीं बना सकते, सार्वजनिक सभाएं वो नहीं कर सकते थे, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, प्रेस वाले नहीं लिख सकते थे भाई सरकार क्या कर रही है इन लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, वो नहीं थी आज़ादी ये कहने की, ताकि लोग कहीं जागरूक ना हो जाए और बड़ा आंदोलन शुरू हो जाए। सार्वजनिक सभाएं करना ये जो है उनके विरोध में था ये सारा। तो इस वजह से क्या था कि इस आंदोलन के जो प्रसिद्ध नेता थे, जिनका नाम अपने याद रखना है, नेता नाम था रिचर्ड्स कार्लाइल्स और जॉन कार्टराइट तथा हेनरी हंट। ये 3 जो प्रसिद्ध जो नेता थे, किसके? पिटरलू नरसंहार में जो हुआ था, तो इस जो 16 अगस्त 19 ईस्वी में जो हो रही थी जनसभा, उसके मुख्य नेता थे। तो शांति से जो है ये सभा चल रही थी, लेकिन सरकार इसको भी झेलने में मूड में नहीं थी, और क्या किया सरकार ने? घोड़े वाली जो सेना थी उसे भेज दिया इन लोगों के ऊपर। देखिए, आप देख सकते हैं इन लोगों की क्या हालत हुई, कोई बच्चा लेकर चल गया हुआ है, विरोधाभास था, सिर्फ इकट्ठे हुए थे लोग, और उनको जो है इस तरह से लाठीचार्ज जो किया गया। और देखिए आप किस तरह के हथियारों के साथ, समझ सकते हो ना। तो ये जो अत्याचार कहाँ हुए? इंग्लैंड में ही हुए, लोगों के ऊपर। किसके ऊपर? गरीब लोगों के ऊपर, जो मजदूर लोग थे। तो सेना ने लोगों को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई अंततः, और 11 लोगों की मृत्यु हुई और 400 से अधिक लोग जो घायल हो रहे। इस घटना को पिटरलू नरसंहार के नाम से जाना जाता है। तो ये पढ़ा हमने विरोधाभास। और अंत में, जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा 2 लाइनें लेकर आता हूं, आज की लाइनें जो है वो स्टीफन हॉकिंस के ऊपर जो है बड़ी खरी उतरती हैं, जिनका निधन जो है 2018 मार्च में हो चुका है। लिखते हैं कि जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में बड़ी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। हर आदमी का एक निश्चित समय इसी धरा के ऊपर उसे जाना ही है, लेकिन जाने के बाद भी लोग उनको जब भी याद करें तो तालियां बजे, ये जीना हुआ। तो ऐसे हम जिए इन्हीं शब्दों के साथ कि आप हमेशा मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।